हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में स्टेबिलिटी में, सबमर्ज बॉडी की और फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी में। ठीक है, और कुछ टेक्निकल टर्म जैसे मेटासेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर, इन सबको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल स्टेबिलिटी को समझते हुए कि स्टेबिलिटी है क्या। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लेते हैं एक कोई सरफेस है हमारे पास, ये कर्व सरफेस है। ठीक है, इसमें हमने एक बॉल को रख दिया यहाँ पे, एक कर्व सरफेस में बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बॉल पे हमारे साइड से एक फोर्स लगाएंगे। हमने इस बॉल को फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज कर दिया और बॉल को ले आए हम यहाँ पे। जब हम इस पोजीशन से बॉल को छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉल में एक फोर्स लगेगा जो उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। मतलब यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। हमने क्या किया था, बॉल को डिस्प्लेस किया था इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, लेकिन जो न्यू पोजीशन में बॉल आई है वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, और उस फोर्स ने उस बॉल को या उस ऑब्जेक्ट को, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, उस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आया। उस उस कंडीशन को बोलते हैं, उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना जो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आया। ऐसी ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया। आप उसको डिस्प्लेस करो, इधर करो या इधर करो, वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस था, अपन हम हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट या बॉल रखी हुई है। हमने इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे लेके आ गए, ये बॉल है। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे लेके आने के बाद हम इसको जब छोड़ेंगे तो क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगी? नहीं आएगी। क्या वो इस पोजीशन से कहीं और जाने की जाएगी? नहीं जाएगी। जिस पोजीशन में हम उसको छोड़ेंगे उसी पोजीशन में रह जाएगी। मतलब उसको डिस्प्लेस करने के बाद उसमें कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रहा, डिस्टॉर्टिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपने जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को ले जाके डिस्प्लेस कर दिया, उसी कंडीशन में वो, उसी पोजीशन में वो रहेगा। ठीक है, अब थर्ड आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारे पास में एक कोई सरफेस है, कर्व सरफेस ऐसी इन्वर्टेड, उसके सेंटर में एक बॉल रखी हुई है जो अभी स्टेबल है, लेकिन हमने इस पे फोर्स लगाया। इसको फोर्स लगा के हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ यहाँ पे, यहाँ से इधर लेके आ गए। अब क्या होगा, जब हम इस बॉल को छोड़ेंगे तो क्या अपनी पोजीशन पे वापस आएगी? नहीं आएगी। हमने जैसे ही इसको छोड़ा, ये और ज्यादा डिस्प्लेस होके और दूर चले जाएगी। मतलब उसमें एक डिस्टॉर्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको और दूर लेके जाएगा, और ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट उसमें लेके आएगा। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आप जो उसके अगेंस्ट में, हमारे डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में जो फोर्स जनरेट होना था, वो अगेंस्ट में फोर्स जनरेट नहीं हुआ। जिस डायरेक्शन में हमने उसको डिस्प्लेस किया उसी में वो कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट उसमें होता गया, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तीनों समझ में आ गए हैं। तो हम जब आगे में अपनी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो जो हम देखो, दो कंडीशन, एक सबमर्ज और एक फ्लोटिंग। हम दोनों में जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो इन तीनों इक्विलिब्रियम को उसमें हम पढ़ेंगे। तो जब भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट जहाँ पे होगा वहीं पे स्टेबल होगा, जहाँ पे कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा वहाँ पे न्यूट्रल होगा, और जहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स जनरेट नहीं होगा, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा, वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो आगे समझते हैं हम सबमर्ज और फ्लोटिंग बॉडी के केस में कि स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला केस लेते हैं हम कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का। कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी की रोटेशनल स्टेबिलिटी। रोटेशनल स्टेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होगी, उसको उसमें कुछ रोटेशन होगा, और स्टेबल में आने, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसको अपनी पोजीशन पे रिवर्स रोटेट करके उसको आना पड़ेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके आना पड़ेगा। इसलिए रोटेशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला केस लेते हैं हम यहाँ पे। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। ठीक है,
और ये ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो डेंसिटी है इसके बॉटम साइड में ज़्यादा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का बॉटम साइड में डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये कुछ नीचे के साइड में होगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, मान लेते हैं। ठीक है, और जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में सबमर्ज कराया जाता है तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? बॉइंट फोर्स या बॉयंसी। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो बॉइंट फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उस डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम का सेंटर, या देखो ये जो जो ऑब्जेक्ट है हमारा इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे बीच में होगा। इसको मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ बॉयंसी, इसको बोल देते हैं बी। इसी पॉइंट पे बॉयंसी फोर्स लगता है, बॉयंसी फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन पे, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो वेट लगता है वो लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो वेट भी दिखा देते हैं एक बार यहाँ पे। देखो जी में क्या लगेगा? जी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज एम जी बोल सकते हैं वेट। और जो पॉइंट है फोर्स है ये बी पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे। अब हमने क्या किया? इसको कुछ डिस्प्लेस किया, इस पे एक रोटेशन हमने दी और इसको इस प्रकार से हमने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, देखो जी, जी क्या चेंज होगा? जी हमारा डिपेंड करता है बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बॉडी तो वही है, तो जी हमारा उसी पोजीशन में रहेगा। ठीक है, जी यहीं पर है। लेकिन बी, बी क्या चेंज होगा? देखो बी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? बी डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी ने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। इस केस में क्या है? बॉडी हमारी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो बॉडी को आप कितना भी रोटेट करो, जितना डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा। मतलब हमारा जो बी है वो भी सेम उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के पहले था बी। ठीक है, अब क्या होगा? सेम ये नीचे की तरफ में फोर्स लगा रहा है जी पॉइंट पे, और ये ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे तो फोर्स क्या थे? को सेंटर कोलिनियर थे, एक लाइन पे था, लेकिन अब इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। ठीक है, जब लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा तो एक मूवमेंट जनरेट होगा। तो इसमें कौन सा मूवमेंट जनरेट हो जाएगा? इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। कैसे होगा? देखो एक पॉइंट पे नीचे यहाँ लग रहा है, दूसरा पॉइंट कुछ इधर है, उसको ऊपर साइड पे अपर डायरेक्शन पे लग रहा है, उसके बीच की लाइन ये है। तो जब ऐसा जनरेट होगा तो मूवमेंट बनेगा ऐसा, इसी प्रकार का। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो गया। हमने लगाया था क्लॉकवाइज मूवमेंट, जनरेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम? इसका मेन पॉइंट है कि जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होगा। मतलब मेन पॉइंट क्या है इसका? जी बिलो बी। जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होगा, सबमर्ज कंडीशन में जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होगा उसको बोलेंगे अपन स्टेबल कंडीशन। आप रोटेट करोगे वो उसको फिर से अपनी पोजीशन पे लेके आ जाएगा। देखो अब अनस्टेबल कंडीशन कैसे होगी देखते हैं। देखो इसमें क्या था? नीचे साइड में इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, अब हमने ले लिया है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ऊपर साइड में डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जो जी होगा वो कुछ ऊपर साइड में होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, और जो डिस्प्लेस्ड हमारा लिक्विड है उसका जो सेंटर होगा कुछ बीच में यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर है, बी को यहाँ मान लेते हैं। हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कुछ क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया और हमने रोटेट कर दिया इसको। हमारा ये फुली सबमर्ज कंडीशन में जी और बी अपने ही जगह पे रहेंगे जहाँ पे थे पहले। यहाँ पे जी है और यहाँ पे बी है। और फोर्स कैसे लगाते हैं? ये जी लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बी लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो वैसे ही होगा, यहाँ पे बी लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और जी लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब एक पॉइंट पे यहाँ लग रहा है क्या? अपवर्ड फोर्स, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसमें लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स। कैसा मूवमेंट जनरेट हो रहा है? ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट हो रहा है। हमने लगाया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
मूवमेंट भी जनरेट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट हमको देखने मिलेगा। ये बॉडी ओवरटर्न होके उल्टी हो जाएगी, मतलब ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल कंडीशन है। देखो इसमें जी ऊपर था बी के, अनस्टेबल कब होगी, जब बी बिलो होगा जी के या फिर जी अबव होगा बी के। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं न्यूट्रल कंडीशन कैसे होती है। देखो ये बॉडी है, ये भी कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी है, ठीक है, कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी है और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब इसके बिल्कुल सेंटर में इसका जी है, और जो बी होगा बी भी इसके सेंटर में होगा, जो डिस्प्लेस किया हुआ वॉल्यूम है उसका सेंटर, ठीक है। जी और बी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, हमने इसको रोटेट किया, यहाँ पर भी जी और बी कोइंसाइड करेंगे, जी यहीं पे है बी भी यहीं पे, इसी पॉइंट पे डाउनवर्ड लग रहा था, इसी पॉइंट पे अपवर्ड लगेगा, यहाँ भी इसी पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, इसी पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो कोई कपल या मूवमेंट जनरेट होगा नहीं होगा, जिस पोजीशन में आप उसको छोड़ेंगे उसी पोजीशन में वो जाकर रह जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया होगा। सबमर्ज बॉडी की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें दो चीज को कंपेयर करना है कि आपका जी और बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी की पोजीशन क्या है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे होगा तो वो स्टेबल कंडीशन है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर होगा तो वो अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। देखो अभी तक हमने समझ लिया कि कंप्लीटली सबमर्ज कंडीशन में स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं फ्लोटिंग कंडीशन या पार्शली सबमर्ज कंडीशन। देखो जब फ्लोटिंग कंडीशन की, फ्लोटिंग बॉडी या फ्लोटिंग कंडीशन की बात होती है तो यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या है इसको समझते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, फुली सबमर्ज था, मतलब ये जो हमारा वाटर का लेवल है, वाटर की सरफेस है, इसके नीचे था पूरा ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्लोटिंग मतलब क्या होता है कि कुछ पोर्शन उसका वाटर सरफेस के ऊपर होगा, कुछ पोर्शन उसका वाटर सरफेस के नीचे होगा। वाटर बोल रहा हूँ, लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, फ्लूइड सरफेस बोलना चाहिए। फ्लूइड के कुछ पोर्शन ऊपर होगा, कुछ पोर्शन नीचे होगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं, देखो इस कंडीशन में भी हम ले रहे हैं कि इसमें कुछ इसका यहाँ पे जी है और तो सेंटर ऑफ बॉयंसी है या मिडिल में यहाँ कहीं पर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया कुछ रोटेट करके, ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पे हो गया। और देखो बी पहले कहाँ था, हमारा यहाँ पे था। तो बी किस चीज पे डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है कि आपका जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो कितना है और उसका शेप क्या है। तो पहले हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ये था, जब हमने इसको रोटेट किया तो जी तो वहीं पर रहेगा, क्योंकि जी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन जो बॉयंसी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। तो हमने इसको रोटेट करवाया, तो जो डिस्प्लेस्ड हमारा लिक्विड है वो कुछ चेंज हो जाएगा, पहले ये था अब कुछ ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी है ना वो वाला पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। समझते हैं इसको। देखो पहले सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ था, ठीक है, अब वो कुछ शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होके आ गया। अब क्या करो, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचो, इसको कुछ यहाँ बना लेते हैं, ये शिफ्ट होके मान लो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इससे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इससे एक वर्टिकल लाइन हमने खींचा, ठीक है। देखो ये वाली लाइन कौन सी थी, ये लाइन ऑफ एक्शन थी हमारे पहले वाले सेंटर ऑफ बॉयंसी की। जो रेड लाइन हमने अभी खींची है ये भी सेंटर ऑफ, ये भी हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, जो हमारा नया वाला सेंटर ऑफ बॉयंसी, इसको हम बी डैश पॉइंट दे देते हैं, हमारा न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना, इसको हम बोलते हैं मेटा सेंटर। समझ में आया मेटा सेंटर क्या है।
जो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ बॉयंसी की बिफोर रोटेशन और आफ्टर रोटेशन, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी की जो एक्शन पॉइंट, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे मेटा सेंटर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एम एम पॉइंट से। तो ये है मेटा सेंटर। जब फ्लोटिंग बॉडी की हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो मेटा सेंटर वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने बताया कि मेटा सेंटर क्या है। ठीक है, देखो उसकी डेफिनेशन क्या है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेटा सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट कब? ऑफ बॉइंट फोर्स बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन। देखो बिफोर, बिफोर जो रोटेशन था वो लाइन ये वाली लाइन थी ब्लैक वाली, और आफ्टर रोटेशन ये रेड वाली लाइन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसी पॉइंट को बोलेंगे मेटा सेंटर। ठीक है, देखो नोट में क्या है, अ फ्लोटिंग बॉडी कैन बी स्टेबल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट रोटेशन इवन इफ बी इज बिलो जी। देखो याद करो ऊपर हमने क्या पढ़ा सबमर्ज कंडीशन में, कि स्टेबल कंडीशन कब होती है? स्टेबल कंडीशन तभी होगी जब जी हमारा बी के नीचे होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होगा, तभी स्टेबल कंडीशन होगी। लेकिन फ्लोटिंग बॉडी में ऐसा नहीं है। फ्लोटिंग बॉडी में अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है, सेंटर ऑफ बॉयंसी बिलो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तब भी स्टेबल कंडीशन हो सकती है। वो केवल इस मेटा सेंटर के कारण हो रहा है। वो कैसे हो रहा है अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा फ्लोटिंग बॉडी में। देखो ये हमारी एक फ्लोटिंग बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा नोट वाला पॉइंट है ना, कि बी अगर बिलो है जी के, इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, उसको हम चेक करेंगे। देखो अगर जी अगर बिलो है वो तो स्टेबल है ही, लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर बी सेंटर ऑफ बॉयंसी भी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है तब भी स्टेबल हो सकता है, वो हमको देखना है। तो हम लेते हैं कि हमारा नीचे में सेंटर ऑफ बॉयंसी कुछ यहाँ पे है और उसके ऊपर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। देखो ऐसी कंडीशन में फुली सबमर्ज अगर होगा तो हमेशा अनस्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबल भी हो सकता है। कैसे होता है हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो इस कंडीशन में है। अब हमने इसको जो रोटेट किया एक मूवमेंट लगा के, एस इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी पहले यहाँ पे था बी हमारा, वो शिफ्ट होके कुछ यहाँ पे आ जाएगा बी डैश। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारा सेम जगह पे रहेगा जी। बी कहाँ पे फोर्स, बी से फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जी से फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये बी डैश आ चुका है यहाँ पे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है? मेटा सेंटर एम। ठीक है, ये क्या है? मेटा सेंटर, ये मेटा सेंटर है। ठीक है, अब फोर्स जी से कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पे, और बी से कहाँ लगेगा? अपवर्ड लगेगा। इस पोजीशन पे क्या थे? दोनों कोलिनियर थे, तो कोई मूवमेंट जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन दोनों अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं तो एक मूवमेंट जनरेट होगा। कैसा मूवमेंट जनरेट होगा? एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है नीचे, और दूसरा पॉइंट है कुछ यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मूवमेंट जनरेट होगा कुछ ऐसा। ठीक है, हमने लगाया था क्लॉकवाइज मूवमेंट, जनरेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब ये बॉडी को रोटेट करके फिर से अपनी पोजीशन पे लेके आ जाएगा। देखो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर अबव होने के बाद भी एक स्टेबल कंडीशन है, और वो जो अगेंस्ट उसके मूवमेंट जनरेट हुआ हमारे डिस्प्लेसमेंट के, और स्टेबल कंडीशन यहाँ पे निकल के आई। ठीक है, अगर ये फुली सबमर्ज होती तो कभी भी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली कैसे लिखना है देख लेते हैं। देखो मेटा सेंटर हमने पढ़ लिया, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है उसको देखते हैं। देखो ये जो जी वाला पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके मेटा सेंटर की जो दूरी होती है ना जीएम, जो जीएम होता है इसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, इस इसमें क्या हो रहा है कि स्टेबल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो मेटा सेंटर है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है। मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब फ्लोटिंग कंडीशन में मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा
तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब फुली सबमर्ज कंडीशन में हम किसको कंपेयर कर रहे थे, हम सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जो फ्लोटिंग कंडीशन है इसमें हम मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के नीचे होना चाहिए तब स्टेबल होगा, ना कि सेंटर ऑफ बॉयंसी के। समझ में आ गया होगा। मतलब अभी स्टेबल कंडीशन में क्या है, कुछ हमारा मेटा सेंटर यहाँ पे है, उसके नीचे पे जी हमारा नीचे है और उसके नीचे पे हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी है। तो जो जीएम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे लिखते हैं, जीएम इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं बी एम माइनस बी जी। ठीक है, इस बी एम में से इस बी जी को माइनस कर दोगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी आपको। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये स्टेबल होगा तो जीएम कैसे होगा, बी एम और बी जी। बी एम को देखो, जब एम ऊपर है जी के, एम ऊपर है जी के, तो बी एम होगा बी जी से बड़ा। देखो बी जी ये है, बी टू जी और बी टू एम। जब हमारा एम वाला पॉइंट जी वाले पॉइंट के ऊपर होगा तभी हमारा बी एम हमेशा बी जी से ग्रेटर होगा। तो जी एम कैसे निकल के आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। मतलब अगर जीएम अगर पॉजिटिव है तो ये स्टेबल कंडीशन होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अनस्टेबल कंडीशन को। ये देखो, ये अनस्टेबल कंडीशन समझते हैं हम। ये हमारा बॉडी है, इसमें नीचे में क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी है, उसके ऊपर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमने इसको रोटेट किया कुछ ऐसा मूवमेंट लगा के। ठीक है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी था बी, ये कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इसके ऊपर में यहाँ पे है ही पहले से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर में। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है दैट इज मेटा सेंटर एम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये ऊपर हो गया मेटा सेंटर के। अब फोर्सेस कैसे लगेंगे, ये बी पे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पे जी में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, कुछ ऐसा। ठीक है, तो मूवमेंट कैसा जनरेट होगा, इस पॉइंट पे लग रहा है अपवर्ड में, कुछ दूर में पॉइंट है यहाँ पे इसमें लग रहा है डाउनवर्ड में, तो मूवमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है। मतलब हमने मूवमेंट लगाया था क्लॉकवाइज और जनरेट भी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कंटिन्यूस और बढ़ते जाएगा क्योंकि मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में जनरेट हो गया। तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे लिखना है। हमने ऊपर जीएम का क्या फॉर्मूला बनाया था, जो हमारी मेटासेंट्रिक हाइट थी जीएम। जीएम इस मेटासेंट्रिक हाइट, क्या फॉर्मूला था उसका, उसका फॉर्मूला था बी एम माइनस बी जी, ये इसका फॉर्मूला था। यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर में हमारा जी है, उसके नीचे में बी है और उसके नीचे में सेंटर नहीं है, ये बी नहीं है, मेटा सेंटर उसके नीचे है और सेंटर ऑफ बॉयंसी उसके नीचे है। तो देखो जीएम, जीएम मेटासेंट्रिक हाइट है, बीएम क्या हो जाएगा, बीएम हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और बीजी क्या हो जाएगा, ये वाला। तो हम बीएम में से बीजी को करेंगे माइनस, तो ये हमको नेगेटिव वैल्यू मिल के आएगी। ठीक है, मतलब अगर मेटासेंट्रिक हाइट अगर नेगेटिव है तो ये अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लेते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पर है। हमने इसको रोटेट किया और हमारा जो सेंटर ऑफ बॉयंसी पहले यहाँ था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया बी डैश। ठीक है, और जो कोइंसाइड कर रहा है ना, ये वही कोइंसाइड कर रहा है जहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब जो मेटा सेंटर निकल के आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर लेगा। इस पॉइंट पे क्या है, फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जी में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे कोलिनियर थे, ठीक है, यहाँ पे भी कोलिनियर हो गए। मतलब
कोई कपल जनरेट नहीं होगा, कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, और जिस पोजीशन में हम इस बॉडी को छोड़ेंगे वो उसी पोजीशन में रह जाएगी। तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल कंडीशन। इसमें देखते हैं मेटासेंट्रिक हाइट जीएम क्या होगा। जीएम का फॉर्मूला क्या आता है, बी एम माइनस बी जी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, इस पॉइंट पे एम भी है और जी भी है, और इस पॉइंट पे बी है। तो बी एम और बी जी बराबर हो जाएंगे, बी एम और बी जी दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा जीरो। जी एम इज इक्वल टू, मतलब जब जी एम जीरो होगा तो न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट का कैलकुलेशन कैसे करना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी है, इसके ऊपर में कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये शिफ्ट हो गया हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पे बी डेस, और जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे मेटा सेंटर एम। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था मेटा सेंटर का, क्या फॉर्मूला था, जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। ठीक है, तो ये जो जी एम है ये क्या, मेटासेंट्रिक हाइट है। बी एम जो है ये है मेन चीज। यहाँ पे क्या होता है, इसको एक डेरिवेशन से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, और जो बी एम है ये निकल के आता है आई अपॉन बी। आई क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या लिक्विड। ठीक है, तो इसको अपन पुट कर देते हैं वहां पे। तो क्या हो जाएगा, जी एम मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू आई अपॉन वी माइनस बी जी। ये हो जाएगा इसका आई अपॉन वी। देखो ये जो बी एम है ना, ये एक लेंथ है, इसकी यूनिट भी चेक कर लेते हैं। आई की यूनिट क्या होती है, एम एम या मीटर की पावर 4, और वी वॉल्यूम होता है एम एम क्यूब या मीटर क्यूब। जैसे काटेंगे तो एम एम बचेगा, लेंथ बचेगी एक, तो ये लेंथ, ये भी एक लेंथ है। ठीक है, न्यूमेरिकली हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई इसकी वैल्यू रख के हम जीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने जो ऊपर तीन कंडीशन पढ़ी है, तीनों कंडीशन को इस इक्वेशन से हम समझते हैं कि कैसे फाइंड करना है स्टेबिलिटी। हमारे पास में डेटा दिया रहेगा, हमें जीएम की वैल्यू निकालना पड़ेगा आई बी और बीजी को लेकर। अगर जो जीएम मतलब मेटासेंट्रिक हाइट जीएम, अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आएगा, तो हमारा जो कंडीशन है स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और मेटासेंट्रिक हाइट अगर लेस देन जीरो आएगी मतलब नेगेटिव, तो ये अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही अगर जो मेटासेंट्रिक हाइट है जीरो के बराबर आएगी तो वो न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ऐसे निकालना पड़ेगा हमको। ओके, थैंक यू।